प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के अलावा एफपीओ है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, ऑफर फॉर सेल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएफएस कहते हैं। जिस स्टॉक में या जिस सिक्योरिटी में बीटा हाई है उसमें वोलेटिलिटी भी हाई होती है। एसआईपी आपके निवेश को बाजार में अलग अलग स्तरों पे निवेश करने का मौका देता है। एसआईपी में आपने रिस्क को मिटिगेट किया, रिस्क कम रिटर्न कम। लमसम में आपने रिस्क को मिटिगेट नहीं किया, यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, रिस्क आपने लिया, रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर से रिलेटेड है। जहां से मैंने छोड़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लूं। बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस। बॉन्ड का मतलब सिक्योर्ड, रिस्क कम, रिटर्न कम, क्योंकि रिस्क और रिटर्न के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। डिबेंचर इसका अपोजिट, अनसिक्योर्ड, रिस्क। बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, डिबेंचर्स किसके द्वारा? प्राइवेट या कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा विथ गुड क्रेडिट रेटिंग, उनके द्वारा इशू किया जाता है। फिर मैंने बताया कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मैंने लिस्टिंग और डिलिस्टिंग के बारे में जिक्र किया, और मैंने यह भी बताया कि प्राइमरी मार्केट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू आईपीओ। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के अलावा एफपीओ है, राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, ऑफर फॉर सेल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएफएस कहते हैं। तो आईपीओ बेसिकली क्या है? जो कंपनी मार्केट से पैसा इशू करना या रेज करना चाहती है। हाल फिलहाल का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला। नाम सुना आप लोगों ने? तो फिजिक्स वाला ने अपने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, मार्केट में इशू किया। अब फिजिक्स वाले के शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो फिजिक्स वाला जो शेयर्स उसने इशू किया वो प्राइमरी मार्केट, उसके शेयर्स को जहां पे खरीदा और बेचा जाए वो क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट। तो जो कंपनी, क्या फिजिक्स वाले ने पहले भी शेयर्स इशू किया था? फर्स्ट टाइम इशू है। तो जो कंपनी मार्केट से फर्स्ट टाइम पैसा उठाएगी बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको आप क्या कहेंगे? आईपीओ कहेंगे। क्या कहेंगे? आईपीओ कहेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी ने काम करना शुरू किया, कंपनी का एक्सपेंशन प्रोग्राम है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है उसका, तो उसको नए फंड की जरूरत है, उसको नए फंड की जरूरत है। तो वो क्या करेगी? दोबारा से इशू लेके आएगी, आएगी ना मार्केट में? तो दोबारा से जो वो इशू लेके आएगी वो प्राइमरी मार्केट में ही लाना पड़ेगा। कहां पे लेके आएगी वो? प्राइमरी मार्केट में। क्यों? क्योंकि दोबारा लाए तिबारा लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी मार्केट का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपनी या इशुअर और सब्सक्राइबर जब दोनों आमने सामने हो, राइट। तो एफपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जब कंपनियां अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में लेकर आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जो नेक्स्ट वर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, नाम से बड़ा क्लियर। प्रेफरेंशियल का मतलब
किसी को आपने प्रेफरेंस दे दिया और प्रेफरेंस के आधार पे आपने शेयर्स को अलॉट कर दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट का भी मतलब वही हो गया कि आपने प्राइवेटली कंपनी के शेयर्स को किसी को दे दिया, प्लेस कर दिया। जनरली जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं तो कंपनियां इस मेथड को क्यों चूज करती हैं? इसलिए करती हैं क्योंकि जब आप मार्केट से फंड रेज करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस, इशू प्रोसेस होते हैं जिसमें खर्च बहुत होता है। उन खर्च से बचने के लिए कम टाइम में कंपनी के पास एक बल्क पैसा आ जाता है, कंपनी का भी काम हो गया और वो शेयर्स बहुत ज्यादा लोगों के बीच में गया भी नहीं, बहुत लोगों के बीच में शेयर्स गया भी नहीं। जनरल पब्लिक में आया क्या? नहीं आया। कंपनी ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके पास उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया या अलॉटमेंट कर दिया शेयर्स का। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया और दूसरा क्या हुआ? टाइम कम हुआ, फंड आ गया उसके पास। यह कॉन्सेप्ट है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट अलॉटमेंट में जब कंपनियां शेयर्स देती हैं, इशू करती हैं, तो वहां पर कुछ डिस्काउंट पे इशू करते हैं। किस पे करते हैं? डिस्काउंट पे। अब आगे बढ़िए, OFS, ऑफर फॉर सेल। ये क्या है ऑफर फॉर सेल? यहां पे कोई कंपनी अपने शेयर्स को जनरली ऑफर फॉर सेल प्राइमरी मार्केट का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि ये टर्म था इसलिए मैंने बताया ऑफर फॉर सेल। यहां पे जनरल पब्लिक, यहां पे कंपनियां नए शेयर्स को लेके नहीं आती। सुनना ध्यान से, ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा क्यों नहीं है? यहां पे कंपनियां नए शेयर्स को लेके नहीं आती हैं। क्या करती हैं? प्रोमोटर्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोमोटर्स के। प्रोमोटर्स शायद पता है ना, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको प्रमोट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। वो अपनी हिस्सेदारी क्या करते हैं? बेचते हैं। कहां पर बेचेंगे? स्टॉक मार्केट में बेचेंगे, सेकेंडरी मार्केट में, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बेचेंगे जो कि सब कुछ क्लियर हो। तो ऑफर फॉर सेल बेसिकली क्या है? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, in fact it is a part of secondary market because the promoters sell their shares in the secondary market on a transparent basis. किस बेसिस पे बेचते हैं? ट्रांसपेरेंट बेसिस। कोई उसमें छिपाने वाली बात नहीं। किस भाव पे कितना शेयर्स बिका, प्राइस बैंड दिया रहता, इस रेट से इस रेट के बीच में शेयर्स को बेचना है। क्योंकि बहुत, जब वो ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं तो कोई 100-50 शेयर बेचते नहीं है, कई लाख शेयर्स बेचते हैं। तो जब आप कई लाख शेयर्स बेचेंगे तो उसके लिए आपको एक प्राइस रेंज फिक्स करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। उसके बीच में आप ये कहते हैं भाई हम बेचने को तैयार हैं, जिसको खरीदना खरीदे। तो ये क्या हो गया? ऑफर फॉर सेल। अब आप पूछेंगे सर ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बार बार कहा, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स को, नए सिक्योरिटीज को लाया जाता है, लेकिन जो प्रोमोटर्स बेच रहे हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। वो तो शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, वो शेयर्स मार्केट में चल रहा है, इशू कर दिया गया, उसको बेच रहे हैं। इसलिए प्रोमोटर्स के द्वारा जो बेचा जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट में ही रखते हैं, ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा नहीं है। एक शब्द और है जिसको हम लोग कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? राइट इशू। क्या है राइट इशू? जैसे होता क्या है, ये शहर वगैरह में काफी कम है, गांव वगैरह में पहले हुआ करता था कि अगर आपका एक मकान है कहीं पे, उसके बगल में कोई परती जमीन है, तो अगर वो बेचना चाहता है तो पहले आपसे या आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, भाई मैं बेचना चाहता हूं, आप खरीदने को तैयार हैं?
पहला अधिकार आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आप उसके बगल में हैं, आप उसकी लोकेलिटी में हैं। तो शेयर्स में भी ऐसा ही होता। जब कंपनी मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है तो वो पहला अधिकार किसको देती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है कि भाई आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, पहला अधिकार आपको है। आप क्या कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं? अगर आपने खरीदने की सहमति दे दी तो कंपनी मार्केट में नहीं जाएगी। तो आपके पास पहला अधिकार है, आपको अधिकार मिला क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। आपने ही कंपनी के शेयर्स को, जो पैसा चाहिए था, आपने पैसा दिया और आप शेयर होल्डर बन गए। क्लियर है एकदम? यस और नो? ठीक है। अब ये जो राइट इशू है, आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, आपने पैसा मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन बीइंग अ शेयर होल्डर मेरा क्या लाभ होगा? तो कंपनी कहती है कि मार्केट में जिस प्राइस पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है उससे 3%, 4% डिस्काउंट को 5% डिस्काउंट पे हम आपको शेयर देंगे। तो राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, लेकिन किस पे? डिस्काउंटेड प्राइस पे, मार्केट प्राइस से कम। तभी तो आप लगाएंगे। अगर मार्केट प्राइस से मिलेगा तो आप कहिएगा कि ठीक है, मार्केट से उठा लेंगे हम, आप अपना शेयर लेके आइए। और जब आप डिनाई कर देंगे और उसको एफपीओ लाना पड़ेगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो खर्चा क्या है? बहुत है। तो कंपनी कहती है भैया इतना कौन चक्कर में पड़ेगा, आप ही खरीद लीजिए, हम आपको 2, 3, 4% क्या करेंगे? डिस्काउंट दे देंगे। क्लियर? ये क्या हो गया? राइट इश्यू हो गया। सवाल, हर एक का सवाल का जवाब देंगे, अभी नहीं। सवाल नोट डाउन कर लो, उसके बाद पूछना हमसे। यह था प्राइमरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट में ऑफर फॉर सेल, और उसके बाद राइट इशू और बाकी सारी चीजें। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है? शब्द को पकड़िए, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, आपस में, है ना? एक ऐसा फंड जो डिफरेंट सिक्योरिटीज में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनाएगा। शब्दों पे ध्यान देना, क्या कहा मैंने? जो अलग अलग एसेट्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनाएगा by pooling of funds from different investors. Pooling का मतलब इकट्ठा करना, POO, pooling of funds from different investors. एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूं, म्यूचुअल फंड मैनेजर। आप यहां पे तकरीबन 320 लोग बैठे हैं क्लास में। मेरी कंपनी ने, मेरे फंड ने क्या किया? एक फंड लॉन्च किया। उस फंड का नाम था इंडेक्स फार्मा फंड। क्या नाम था? फार्मा फंड। फार्मा तो समझता है ना? ठीक। तो मेरा काम क्या है? उस फार्मा कंपनी में निवेश करना। फार्मा अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनियां भारत में, है ना? जैसे डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, मैनकाइंड, सन फार्मा, डिवीज लैबोरेटरीज, एल्केम, है ना? बहुत सारी कंपनी। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना।
तो मेरा काम है इन्वेस्टमेंट करना। तो मैंने क्या किया, अलग अलग कंपनियों में आइडेंटिफाई किया कि मैं इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। पैसा आप देंगे मुझे, पैसा कौन देगा, आप दीजिएगा। तो आप क्या हो गए, डिफरेंट इन्वेस्टर्स हो गए, अलग अलग इन्वेस्टर्स। सबने पैसा दिया, सबका इंटरेस्ट कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, म्यूचुअली आपने दिया ना पैसा यहां पर। तो सबका फंड कलेक्ट हो गया, पूलिंग ऑफ फंड्स हो गया। पर्पस क्या हुआ, फार्मा स्टॉक्स में पैसा लगाना। क्लियर है। तो इससे क्या बन गया, एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बन गया। क्या बन गया, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक नया शब्द आया, क्या बन गया, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। और इस फंड को मैनेज किसने किया, मैंने किया। मैं हो गया फंड मैनेजर, आप क्या हो गए, म्यूचुअल फंड होल्डर हो गए, इन्वेस्टर हो गए। क्लियर, यस और नो। तो अब आप देखेंगे कि आपने 20,000 रुपए लगाया, तो आप देखेंगे उसका वैल्यू कैसे देखेंगे, बढ़ा या घटा। आपको चाहिए ना, आप अगर निवेश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको अपना नफा नुकसान देखना है ना, कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा या घट गया। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में एक शब्द इस्तेमाल होता है, NAV। क्या कहते हैं, NAV, नेट एसेट वैल्यू। क्या कहते हैं उसको, नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू निकलता कैसे है, नेट एसेट वैल्यू निकलेगा कैसे। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास कलेक्शन हुआ 1 लाख रुपए का। कितने का कलेक्शन हुआ, मैंने 1 लाख रुपया फार्मा स्टॉक्स में लगा दिया अलग अलग जगहों पर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने खरीदा उसमें वो था 5,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 5,000। तो एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 कितना हुआ, 20 हुआ ना, यस और नो। अब NAV कितना निकल गया, 20। अब ये NAV ऊपर कब जाएगा, जब वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। नीचे कब आएगा, जब स्टॉक का प्राइस घटेगा। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो इसमें सबने पैसा लगाया, म्यूचुअली पैसा लगाया। क्यों लगाया, कि एक कॉमन सिक्योरिटी में एक डिफरेंट एसेट क्लासेस में पैसा लगाना, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बिल्ड करना। कहां से, थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स, टू बी मैनेज्ड बाय अ एक्सपर्ट हु इज नोन एज फंड मैनेजर, हु इज नोन एज फंड मैनेजर। क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर एक चीज और सुन लीजिएगा, ये जो मैंने डिफरेंट एसेट क्लास में पैसा लगाया, आज ही जाके देखना, कोई भी म्यूचुअल फंड देख लेना किसी भी कंपनी का, उस कंपनी के म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम देख लेना, कोई भी फंड देख लेना, और उसके पोर्टफोलियो को चेक करना। जो मैं बता रहा हूं उसके पोर्टफोलियो को चेक करना। तो मैंने जो अलग अलग कंपनी, फार्मा की कंपनी में पैसा लगाया, क्या मैं सब में बराबर पैसा लगा दूंगा, नहीं। किसी में ज्यादा, फंड एलोकेशन डिफरेंट होगा, फंड एलोकेशन डिफरेंट। जब मैंने कंपनी एनालिसिस की तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि मुझे इसमें पैसा लगाना है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंपनी एनालिसिस। ये सब पूरा फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। कंपनी एनालिसिस होगा, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखा जाएगा, उसके हिसाब से जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है उसमें हम अपने फंड का हिस्सा ज्यादा लगाएंगे। क्लियर है, यस और नो। तो अगर वो स्टॉक बढ़ गया तो चूंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो NAV में बढ़त भी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो चूंकि
म्यूचुअल फंड इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज विथ डिफरेंट वेट्स, विथ डिफरेंट परसेंटेज। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट यह होगा कि हमारे पास जो एनएवी है वो उन्हीं स्टॉक प्राइसेस, उसी इंडेक्स में मूवमेंट की वजह से चेंज करेगा। क्लियर है क्लास? थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये दो। म्यूचुअल फंड में, चूंकि अब आप में से बहुत सारे लोग जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पे जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, करना भी चाहिए। तो आप म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हम लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो तीन चीजों को देखते हैं। सुनना ध्यान से, समझना। पहला, फंड मैनेजर। सबसे पहली चीज फंड मैनेजर। आप देखिए, एचडीएफसी इन भारत में दो सबसे बड़ी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऐसे तो यूटीआई एएमसी भी है, एचडीएफसी एएमसी है, एसबीआई एएमसी है। तो भारत में दो सबसे बड़ी एएमसी, एचडीएफसी और एसबीआई। एचडीएफसी पहले सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन प्रशांत जैन के हटने के बाद, जो कि बहुत रिनाउंड एचडीएफसी के फंड मैनेजर हुआ करते थे, जब तक वो थे एचडीएफसी का हर म्यूचुअल फंड हिट था और बहुत पैसा जाता था। लेकिन उनके हटने के बाद एसबीआई ने टेक ओवर कर लिया। एसबीआई अभी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी। कारण, दो तीन कारण है जिसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पैसे का फ्लो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में क्यों जाएगा? इन्वेस्टर का, देखिए, मैं आप लोगों के बैच में जाके स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने बात किया था, शायद किया था ना मैंने, और मैंने एक लाइन बोली थी कि स्पॉन्सरशिप करने का मतलब आप लोगों के जेब से पैसा निकलवा रहे हैं, यही ना है जी, ठेठ भाषा में यही है। तो लोगों के जेब से पैसा निकलवा लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो निकलवा लिया उससे बड़ा बहादुर भी कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना किसको है? फंड मैनेजर। उसके इतिहास को देखिए, उसके क्वालिफिकेशन को देखिए, क्या उसके पीछे कोई मतलब इस तरीके की बातें तो नहीं हुई कि फ्रंट रनिंग का केस या फ्रंट लोडिंग का केस, या कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप तो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपने सुना होगा क्वांट एसेट मैनेजमेंट, पता नहीं बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा। क्वांट का म्यूचुअल फंड आता है, तो उसके फंड मैनेजर ने क्या किया कि जिन शेयर को वो खरीदता था या खरीदने के लिए दिमाग में उसने रखा था, पहले उन शेयर्स को अपने करीबियों और अपने घर वाले के अकाउंट में उसको खरीदवा देता था लोअर प्राइस पे। क्लियर? अब क्या हुआ, बाद में जब मार्केट से क्वांट एसेट मैनेजमेंट ने उन शेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया, तो वो लोग तो कई लाख करोड़ में ना खरीदता है, 50,000 करोड़ का खरीद लिया, 10,000 करोड़ का खरीद लिया। तो अगर इस मैसिव स्केल पे खरीदारी होगी शेयर्स की, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और पूरा मीडिया कवरेज आ जाएगा, भाई क्वांट मैनेजमेंट में इस कंपनी के स्टॉक में 1% हिस्सेदारी खरीद ली। क्लियर? अब वो शेयर ऑलरेडी उसके अकाउंट में है, बात समझ रहे हैं? अब यहां से खरीदारी हुआ, मीडिया कवरेज मिल गया, प्राइस ऊपर गया, और आहिस्ता से माल उसको, जिसको खरीदवाया था नीचे, उसको 15% ऊपर के भाव पे बिक गया। वो ऐसा भी होता है।
तो इससे आपको यही है फंड मैनेजर। एक्चुअली फंड मैनेजर को देखना है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है कि क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन तो नहीं है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू तो नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप बीटा देखिए, और तीसरा अल्फा देखना है, और चौथा पॉइंट एक्सपेंस रेशियो देखना है। दूसरा मैंने क्या कहा? बीटा। तीसरा अल्फा, और चौथा एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या हो गया एक्सपेंस रेशियो? उस म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए ऑपरेशनली आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो वो एक्सपेंस रेशियो जितना जाएगा, जितना हाई होगा, स्टॉक की खरीदारी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एनएवी क्या हो जाएगा? उस रेशियो में नहीं बढ़ पाएगा जिस रेशियो में उसको बढ़ना चाहिए था। तो एक्सपेंस रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा पॉइंट है, बीटा हम लोगों को देखना पड़ेगा। बीटा का मतलब होता है रिस्क। बीटा का मतलब क्या हो गया? रिस्क। बीटा का मतलब क्या हो गया? रिस्क। रिस्क का मतलब हुआ कि आप जिस एसेट में लगा रहे हैं पैसा, आप जिस सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं, उसका रिस्क कैसा है। क्योंकि अगर रिस्क हाई है तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। लेकिन जिस स्टॉक में या जिस सिक्योरिटी में बीटा हाई है, उसमें वोलैटिलिटी भी हाई होती है। क्या हाई होती है? वोलैटिलिटी। अब नया शब्द आ गया, वोलैटिलिटी, है ना? कौन सा शब्द? वोलैटिलिटी। एक शब्द और पीछे रह गया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एंड वोलैटिलिटी। क्या कहा मैंने? लाइन को कोरिलेट करो। रिस्क जितना हाई होगा, यानी कि बीटा जितना हाई होगा, वोलैटिलिटी भी उतनी हाई होगी। और वोलैटिलिटी जितनी हाई होगी, प्राइस उतना फ्लक्चुएट करेगा, प्रीमियम आपको उतना ज्यादा देना पड़ेगा। ये सब आएंगे। पहले हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अल्फा का मतलब क्या हुआ? अल्फा का मतलब हुआ कि जितने मार्जिन से, सुनना ध्यान से, जितने मार्जिन से उस म्यूचुअल फंड ने, उसके रिटर्न ने बीटा को आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, या बीटा के बराबर ही रहा। क्या कहा मैंने? अल्फा क्या शो करता है? म्यूचुअल फंड के रिटर्न को शो करता है। किसको शो करता है? म्यूचुअल फंड के रिटर्न को। क्या वो रिटर्न बीटा से ज्यादा है? तो ज्यादा है तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बीटा से कम है तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। अगर बीटा के बराबर है तो अल्फा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए एक इंडेक्स फंड होता है। कौन सा फंड? इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड में हम लोग मान लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स है। कौन सा फंड? निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। उस निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। म्यूचुअल फंड जो था वो कहां लगाता था पैसा? निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में। कोई जरूरी नहीं है कि सब स्टॉक में लगाए। जब जिस समय जो स्टॉक अच्छा लगा उसको उसने उस प्रोपोर्शन में क्या किया? खरीद लिया। जब जहां से बाहर निकलने का था वहां से वो बाहर निकल गया। लेकिन निवेश कहां पर होगा? निफ्टी के 50 स्टॉक्स में। उसके बाहर नहीं हो सकता। यह हो गया कि हमने अपने पोर्टफोलियो को, हमने अपने म्यूचुअल फंड को कन्फाइन कर दिया। कहां?
निफ्टी 50 में। क्लियर है एकदम? तो निफ्टी 50 का रिटर्न क्या होगा ना, निफ्टी 50 हर साल रिटर्न देता है। अगर इस साल नहीं दिया अगले साल देगा, 2 साल नहीं दिया तीसरे साल देगा, 3 साल नहीं दिया चौथे साल दे देगा। तो आप जो यहां पे पैसा लगाते हैं उस बेंचमार्क, उस स्टैंडर्ड से आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ये हो गया बीटा। तो आप सपोज कीजिए आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, निफ्टी आपको देगा सालाना 12%। कितना देगा? 12%। अब मैंने जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया वो भी उसी निफ्टी 50 में लगाता है, लेकिन मेरा फंड मैनेजर और उसका जो टीम है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और उसने मुझे 15% का क्या दे दिया? रिटर्न। तो माई अल्फा इज मोर देन दी बीटा बाय हाउ मच? बाय 3%। तो पॉजिटिव रिटर्न हो गया, ये अल्फा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो मुझे 12% रिटर्न दे रहा, तो जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही मिला, तो अल्फा इज 0। लेकिन अगर वो 10% का ही रिटर्न दे रहा है, एक्सपेक्टेड कितना था? 12, तो अल्फा इज नेगेटिव। इससे बढ़िया हम निफ्टी के स्टॉक को ही खरीद लेते, 12% रिटर्न मिल जाता, म्यूचुअल फंड में लगाने का कोई झंझट नहीं था। तो इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करते हैं, म्यूचुअल फंड को जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपको 4 चीजें देखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। पहला क्या बताया मैंने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है एकदम? यह है म्यूचुअल फंड का एक लब्बो लबाब। अब म्यूचुअल फंड जो है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जनरली जो टर्म लोग जानते हैं वो है, एक है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या हुआ इसका समझिए। पहले लमसम बता दें क्या होता है। लमसम का मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है, अब मैं अपने जेब में उसको रखना नहीं चाहता, कहीं भी लगा देना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, आनन फानन में जाके किसी म्यूचुअल फंड को एक बार में 1 लाख रुपए देके उसको मैंने खरीद लिया। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज लमसम। सिस्टमैटिक क्या हुआ कि इसमें आप ओवर अ पीरियड, जनरली मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मंथ के किसी भी डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा, उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा। क्लियर है? यह हो गया क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो लमसम करना चाहिए या सिस्टमैटिक करना चाहिए? सिस्टमैटिक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको सिर्फ एक फायदा देता है, या 2 फायदा आप काउंट कर लीजिए, कि आप एसआईपी के सहारे बाजार में अलग अलग स्तरों पर निवेश कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? बाजार में अलग अलग स्तरों पर निवेश। उदाहरण के तौर पर सपोज करिए कि आज 13 तारीख मेरा म्यूचुअल फंड कटने का डेट, कल जो इंडेक्स क्लोज हुआ था निफ्टी, वो तकरीबन 26,033 के आसपास क्लोज हुआ था। राइट? अब समझिएगा बात, मैंने इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया एसआईपी। अगले महीने फिर 13 तारीख आई, उस समय निफ्टी 26,100 हो गया, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। बात समझ रहे हैं? फिर उसके बाद वाले महीने निफ्टी मान लीजिए 25,800 आ गया, तो मैंने किस स्तर पे इन्वेस्टमेंट किया? तीसरे महीने 25,000
800 पे। फिर चौथे महीने निफ्टी 25,700 आ गया, क्योंकि निफ्टी क्या है, फ्लक्चुएट करता है ना, ऊपर और नीचे दोनों होता है। तो एसआईपी आपके निवेश को बाजार में अलग अलग स्तरों पे निवेश करने का मौका देता है। परिणाम क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एवरेज आउट। क्लियर है एकदम। लेकिन एसआईपी में तो एवरेज आउट हो गया, लेकिन लमसम में क्या हुआ कि अगर आपने 26,100 पे 1 लाख रुपए लगा दिया, तो अब जब तक 26,100 के ऊपर नहीं गया तब तक आप प्रॉफिट में नहीं है ना, यस और नो। जब तक वो 26,100 के नीचे है यू आर इन लॉस। प्रॉफिट में आप कब होंगे, जब वो 26,100 से ऊपर जाएगा। ये आपको प्रोटेक्शन मिलता है मार्केट के फ्लक्चुएशन से। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन शब्द है उससे बेहतर हम लोग यूज करते हैं फिनेंस भाषा में वोलेटिलिटी। क्या यूज करते हैं, वोलेटिलिटी। वॉलेटाइल है ना शब्द, तो उसको हम लोग कहते हैं वोलेटिलिटी। तो ये जो वोलेटिलिटी है ये आपको मौका देता है कि मार्केट, एसआईपी मौका देता है कि आप उसमें अलग अलग स्तरों पर निवेश कर सकें। लेकिन लमसम क्या करता है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता है एक पर्टिकुलर लेवल पे। एक पर्टिकुलर लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन लमसम फिर वही यूज द कॉमन सेंस, रटने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एसआईपी में आप बढ़े हुए स्तर पे भी करते हैं, घटते हुए स्तर पे भी करते हैं, तो आपने अपने रिस्क को क्या कर लिया, रिस्क को क्या किया आपने, कम किया। रिस्क कम तो रिटर्न क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन लमसम में क्या है, आपने रिस्क लिया, जो होगा देखा जाएगा, लगा दिया, यही ना होगा जी। तो उसमें आपने क्या लिया, रिस्क लिया ना। तो रिस्क क्या है, हाई है। रिस्क हाई है तो रिटर्न भी क्या होगा, हाई होगा। तो आप उठा के देखना, कंपेयर करना एसआईपी का रिटर्न और लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, आपको समझ में आ जाएगा मेरी बातें। लमसम में रिटर्न हमेशा एसआईपी से ज्यादा होता है। क्यों, सिंपल सा लॉजिक है फाइनेंस का। एसआईपी में आपने रिस्क को मिटिगेट किया, रिस्क कम रिटर्न कम। लमसम में आपने रिस्क को मिटिगेट नहीं किया, यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। रिस्क आपने लिया, रिटर्न भी आपको मिलेगा। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एसआईपी लमसम तो होता ही है दो, एक है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रिटायरमेंट प्लान लेना है, तो आई नेवर सजेस्ट देम टू टेक एनी रिटायरमेंट प्लान। मैं उनको यह कहता हूं कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 10 लाख 15 लाख जो आपके पास है, 5 लाख, आप जो है आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए एक अच्छे फंड में। और अच्छा फंड मतलब वो 4 पॉइंट, अच्छा फंड का मतलब 4 पॉइंट। और वो जो तुमने बताया हिस्टोरिक रिटर्न अच्छा है, ठीक है, दैट्स गुड, लेकिन फ्यूचर को भी तो देखेंगे ना, इनकॉर्पोरेट करेंगे। मान लीजिए ऑटो सेक्टर का फ्यूचर अच्छा नहीं है, आईटी सेक्टर का फ्यूचर अच्छा नहीं है, पिछले 3 साल से आईटी स्टॉक कुछ नहीं किया, ना टीसीएस चला, ना इंफोसिस चला, ना विप्रो चला, कुछ नहीं चला। क्यों, क्योंकि मार्केट नहीं है, सब एआई का हल्ला कर रहा है, और टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के पास अभी एआई का कुछ बातें नहीं है। लोग कह रहा है एआई आके जितना भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है बाकी सब बहुत जगहों पर वो डिसरप्शन क्रिएट करेगा, तो इस भय से नहीं चला। बात समझ रहे हैं, हमेशा हर चीज चले मार्केट में ऐसा संभव नहीं है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पर निवेश कर रहे हैं, फ्यूचर क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स, ग्रोथ, पोटेंशियल, कंपटीशन का लेवल, ये थोड़ा मैक्रो लेवल पे चीजों को देखना पड़ेगा। फिर जाके आपको ये चारों पॉइंट हैं, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपने किसी म्यूचुअल फंड में जाके पैसा 5 लाख रुपए लगा दिया, 10 लाख रुपए लगा दिया, आप उसको 10 साल 15 साल के लिए छोड़ दीजिए, राइट। अब आप क्या करिए, अब आप हर 16वें साल से या 10वें साल से जब से आपको पैसा चाहिए, वो जो कॉर्पस बना है उस कॉर्पस का आप 10% पैसा विड्रॉ करते जाइए। वो आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया, और जो पैसा बचा वो पैसा और क्या होगा, मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज मच बेटर देन एसआईपी एंड टू ए सर्टेन डिग्री लमसम। लमसम आप कर रहे हैं तो आप कन्वर्ट कर दीजिए लमसम को किसमें, एसडब्ल्यूपी में। क्लियर है एकदम, ठीक है सर। बात करेंगे बॉन्ड यील्ड के ऊपर और स्टॉक मार्केट में रिलेशनशिप। अच्छा पहले हम लोग पोर्टफोलियो बता लें, पोर्टफोलियो शब्द छूट गया था। पोर्टफोलियो क्या है, व्हाट इज पोर्टफोलियो? आप लोग अभी यूट्यूब में देखते होंगे कि इंडेक्स बढ़ गया लेकिन पोर्टफोलियो सबका डाउन है। देखें क्या ये कहीं इंडेक्स बढ़ गया, मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न ही नहीं दे रहा, नेगेटिव रिटर्न है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। निफ्टी चल गया, निफ्टी चला, निफ्टी चलने का मतलब निफ्टी कब चलेगा, जब निफ्टी की 50 कंपनियां चलेंगी, बाकी कंपनी तो नहीं चलेगी ना। और उसमें भी आप उठा के देखिएगा कि निफ्टी 50 जो है उसकी जो टॉप 10 कंपनियां हैं वो निफ्टी में तकरीबन 50% वेट रखती हैं। रिलायंस खुद का 8.5%, एचडीएफसी बैंक 12.5%, 21% यही हो गया, ये दोनों स्टॉक मिलके हो गया। तो कहने का मतलब ये कि इंडेक्स बढ़ने का कारण क्या है? फिजिक्स वाला चलने से इंडेक्स बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं वो अच्छा करेंगी तो निफ्टी ऊपर जाएगा। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप ले लेते हैं, 10 रुपए का शेयर 4 गुना हो जाएगा, खरीद लेते हैं। बात समझे? अब वो 10 रुपए में खरीदे, वो बेचारा हलकान है, हर 2 दिन बाद देखता है कि कहां 11 रुपए हो गया। 11 रुपए 10 का मतलब समझ, 10% हो गया। ऐसे ही थोड़ी ना सर, इतना आसान रहता तो सब कोई, हम लोग ये सब काम छोड़ के वही काम करते। कहने का मतलब मेकिंग मनी इज नॉट सो इजी। दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही है। तो मतलब यह हुआ कि आप का जो पोर्टफोलियो है वही गड़बड़ है। आपने स्मॉल कैप, माइक्रो कैप शेयर में पैसा लगा के रखा हुआ है, सब कचरा, सब डंप वाला शेयर सब है। निफ्टी बढ़ता जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा नहीं। उस 7-8 साल बाद कभी फिर एक बार किस्मत जागेगा तो फिर वो चलेगा। तो आप जब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो, तो व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज बेसिकली द मिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस। क्या है पोर्टफोलियो? मिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस। मैंने अपने कॉलेज में सबको कहा कि चांदी ले लो, चांदी ले लो, चांदी ले लो। जब चांदी 55,000 56,000 था, आज से 3 साल पहले, कि चांदी 2 लाख 2.5 लाख रुपए हो जाएगी, और चांदी कल 2,05,000 रुपए हो गई। और चांदी यहीं रुकने वाली नहीं है, चांदी 5 लाख तक जाएगी अभी।
कम से कम। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास जो इन्वेस्टेबल फंड है, इन्वेस्टेबल फंड कहने का मतलब निवेश करने के लायक जो राशि है, आप जब उसको अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करते हैं तो डिफरेंट एसेट क्लासेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड गिव्स यू अ पोर्टफोलियो, गिव्स यू व्हाट? पोर्टफोलियो। मतलब अगर मेरे पास 10 रुपए है निवेश करने के लिए, तो मैंने कुछ इक्विटी में लगा दिया, कुछ डेट फंड मैंने ले लिया, कुछ म्यूचुअल फंड में भी मैंने पैसा लगा दिया, कुछ मैंने गोल्ड खरीद लिया, कुछ रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, और कुछ अपने पास मैंने कैश रखा। और बहुत सारे लोग, देखिए जब आप स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट, तो आपको समझ में आएगा कि जब निवेश का समय आता है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता। जब मार्केट आपको खरीदारी करने का मौका देता है तो आपके पास पैसा नहीं रहता, लोग रोता रहता, पैसा कहां है, कहां से लगाएं? रॉन्ग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नियम है कैश आपको अपने पास रखना है ताकि आप गिरते हुए मार्केट का फायदा उठा सकें। क्लियर? एक टर्म और है यहां पे, रिजिग इन पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं? रिजिग इन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में परिवर्तन। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैंने किसी कंपनी के शेयर को खरीद लिया तो आई एम मैरिड टू दैट स्टॉक, नहीं। स्टॉक मार्केट का नियम है, इन्वेस्टमेंट का नियम है, डोंट मैरी एनी स्टॉक। मार्केट में पैसा गमाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मोह माया में लोग फंस जाते हैं। 10 का खरीदा, 12 हो गया, सोच रहे 15 हो जाएगा तब बेचेंगे, 12 का फिर 9 हो गया, उसके बाद बोलते हैं 12 में बेच देते ठीक था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यू वेर मैरिड टू द स्टॉक, यू वेर साइकोलॉजिकली एसोसिएटेड और अटैच्ड टू द स्टॉक। क्यों? क्योंकि आपका पैसा लगा है उसमें। तो स्टॉक मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर से रिलेटेड है। और स्टॉक मार्केट इज बेसिकली, बस इसका मूल मंत्र है कब एग्जिट करना और कब एंट्री करना। जिसको ये आ गया वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएगा। और यही कारण है कि भारत में लगभग 98% लोग को नहीं आता कि कब खरीदना और कब बेचना है। तो उन 98% लोगों का फायदा कितने लोग उठाते हैं? दो। उनका हानि, इनका फायदा। यही दुनिया है। तो लर्न टू इन्वेस्ट राइट, लर्न टू आइडेंटिफाई द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, लर्न टू एग्जिट द मार्केट, की कब छोड़ना है मार्केट को। एक और छोटी सी बात, फिर मैं वो बॉन्ड वगैरह वाले बात पे आऊंगा। ये सब मंत्र है जो दिमाग में रखना, अगर कभी सोचोगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो इसको दिमाग में रखना कि अगर आपके आसपास के लोग जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता, वो भी कहने लगे कि ये शेयर खरीद लो चलेगा, समझ गए? तो इसका मतलब समय आ गया है कि जो माल पोर्टफोलियो है सबको बेच के निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जहां पे हर जगह टॉम डिक हैरी सब ये कहने लगे
कि मार्केट चलेगा, मार्केट में पैसा लगा देना है, दैट इज द टाइम टू एग्जिट द मार्केट। और जहां पे लोग ये कहने लगे कि मार्केट तो जीरो हो जाएगा, अभी कहां, अभी तो शुरुआत है, अभी और गिरेगा, वहां पे पैसा लगाने का समय। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड, राइट। तो आई वॉज इन हैदराबाद और उस समय दिसंबर में था और दिसंबर में चाइना से रिपोर्ट आना शुरू हो गया था, फिल्टर्ड रिपोर्ट। तो स्टॉक मार्केट 12,400 के स्तर से नीचे आना स्टार्ट हो गया था। तो आई वॉज इन हैदराबाद, वहां पे कुछ काम था, तो मैं और मेरे फ्रेंड, तो हमने क्या पाया कि अचानक से लोअर सर्किट लग गया मार्केट में। लोअर सर्किट का मतलब 10% नीचे। तो मार्केट का नियम है 10% अगर एक दिन में पूरा इंडेक्स गिर जाए निफ्टी, तो मार्केट 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए बंद हो जाता है, उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं होगा उसमें। फिर अगर 1.5 घंटे के बाद खुलता है, फिर अगर लोअर सर्किट लग जाए तो उस दिन की ट्रेडिंग बंद, उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। तो सामने में स्क्रीन पे आ गया सब, 2 बार लोअर सर्किट लग गया। कुछ प्रॉपर्टी का काम करने गए थे, अब यहां वहां क्या काम करें, सब यहां काम हो रहा था सामने में, समझ रहे हैं। एकदम ऐसे गिर रहा था जैसे कोई बुलडोजर लगा दिया, एकदम ताश का पत्ता के जैसा। एक बार देखिए 100 रुपए का शेयर 95 रुपए हो गया, दूसरा बार देखिए 80 रुपए हो गया। तो कहने का मतलब ये, उसके बाद हिम्मत किए हम लोग, बेचे नहीं, होल्ड किए। उसके बाद से क्या हुआ कि लोअर सर्किट जो लगा, नेक्स्ट डे फिर मार्केट नीचे खुला लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगा। उसके बाद से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब लॉकडाउन हो रहा है मतलब क्या, धंधा बंद ना, किसी कंपनी का माल बिकेगा नहीं, कोई लोन तोन लेने वाला है नहीं, लेकिन मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। दिमाग के बाहर का बात था। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, हमको आपको मार्केट के बारे में कुछ जानकारी नहीं, मार्केट को सब पता है, मार्केट नोज एवरीथिंग। आपको यह समझना होगा कि वो जो 2 बार लोअर सर्किट लगा, फिर तीसरे दिन, तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मार्केट ने फोर्सी कर लिया कि आज से 3 महीने बाद लॉकडाउन होने वाला है। 5th सेमेस्टर में पढ़ना है एमबीए, 3rd सेमेस्टर वालों को भी पढ़ना है सिक्योरिटी मार्केट एनालिसिस, सब ये है उसमें। तो इसको हम लोग कहते हैं EMH, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं इसको? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। मार्केट नोज एवरीथिंग। अब आइए थोड़ा हम लोग बॉन्ड यील्ड के ऊपर बात करें और उसका रिलेशनशिप स्टॉक मार्केट के साथ क्या है। बॉन्ड का मतलब मैंने बता दिया, क्या है बॉन्ड? इशूड बाय द गवर्नमेंट, इशूड बाय द, इज ऑफ सिक्योर्ड नेचर, लो रिस्क एंड लो रिटर्न, लेकिन अश्योर्ड रिटर्न। लो रिटर्न ठीक है, लेकिन द रिटर्न इज अश्योर्ड। मिलेगा मतलब मिलेगा, पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा तो मिलेगा, डूबने का कोई संभावना नहीं है। तो बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या हो गया? यील्ड, यील्ड वर्ड है, यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। यील्ड का मतलब क्या हो गया? रिटर्न। आप जब मार्केट में जाके बॉन्ड खरीदते हैं तो आपने उस बॉन्ड को खरीदा होगा मार्केट प्राइस पे। किस पे खरीदा होगा? मार्केट प्राइस पे। इसको मैं एक एग्जांपल से आपके सामने रखूं। मान लीजिए एक 100 रुपए का बॉन्ड है
जिसकी मैच्योरिटी 10 साल के बाद है, जिसकी मैच्योरिटी कितने साल बाद है, इसको हम लोग कहते हैं 10 ईयर बॉन्ड। 10 ईयर बॉन्ड, 5 साल का भी बॉन्ड होता है, 5 ईयर बॉन्ड होता है। तो 5 ईयर बॉन्ड पे जो यील्ड मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 5 ईयर बॉन्ड यील्ड। 10 ईयर के बाद जो रिटर्न मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो अभी मैंने क्या बताया कि बॉन्ड यील्ड का मतलब आपने जो मार्केट से बॉन्ड खरीदा उस पे जो आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा मिलना शुरू हो गया, तो ये तो एक अश्योर्ड रिटर्न है ना जी। क्या है ये? अश्योर्ड रिटर्न। और वो जो रिटर्न पहले लो था, अब वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो रिस्की है ना, रिटर्न भले ही हाई हो लेकिन रिस्क हाई है। तो लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे, कहां डालेंगे, बॉन्ड यील्ड में खरीदना, बॉन्ड मार्केट या बॉन्ड को खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो स्टॉक प्राइसेस नीचे आएगा, स्टॉक प्राइसेस नीचे आएगा। लेकिन जब बॉन्ड यील्ड आपका कम हो रहा है, बॉन्ड यील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है तो लोग उसमें पैसा विड्रॉ करेंगे, वहां से पैसा निकलेगा। और जब पैसा निकलेगा तो कहां जाएगा, स्टॉक मार्केट में। कहां जाएगा, स्टॉक मार्केट में। तो जब पैसा निकलेगा वहां जाएगा तो डिमांड फॉर स्टॉक्स क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड फॉर स्टॉक्स बढ़ गया। तो जब डिमांड फॉर स्टॉक्स बढ़ेगा तो प्राइसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो बॉन्ड यील्ड और स्टॉक प्राइस मूवमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अब एक और चीज देखिए, बॉन्ड यील्ड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और स्टॉक प्राइसेस, इनके बीच में क्या रिलेशन है, समझना ध्यान से। बॉन्ड यील्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्या, स्टॉक प्राइस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ, अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले लीजिए, अगर आप योग्य हैं तो, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने इक्विटी से फंड रेज किया तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो कॉस्ट हो गया आपका। तो अब सपोज कीजिए बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है, तो अब अगर कंपनियां मार्केट से फंड रेज करना चाह रही हैं, अगर कंपनियां मार्केट से फंड रेज करना चाह रही हैं या सरकारें मार्केट से फंड रेज करना चाह रही हैं, तो सरकार का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उसको रिटर्न क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा ना। उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गया तो उसके प्रॉफिट लॉस पे खर्चा ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो उसका खर्चा, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया तो ईपीएस कम हो जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस कम होगा और स्टॉक प्राइसेस कम हो जाएगा। एकदम सीधा रिलेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर बॉन्ड यील्ड कम हो गया, बॉन्ड यील्ड यानी कि मार्केट से पैसा उठाना सस्ता हो गया, तो आप कम रेट पे अब पैसा उठा सकते हैं। तो जब आप कम रेट पे पैसा उठाएंगे तो क्या होगा, आपका खर्चा पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ईपीएस बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ेगा तो
कंपनी का परफॉर्मेंस और स्टॉक प्राइस दोनों ऊपर चला जाएगा।